हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। यह वीडियो क्लास 10th के साइंस के प्रथम चैप्टर अर्थात केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही फनी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप लोगों को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह याद हो जाएगा स्वतः ही। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताया गया, जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर भिन्न गुण वाला एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहा है, जल। दोनों आपस में क्रिया करके जल का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन जब अब या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके जल का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन यह गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। यह सबसे तीव्र गति से जलने वाला पदार्थ है और यह दहन का पोषक है, अर्थात यह जलाने वाला पदार्थ है। इसके बिना कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। एक जलने वाला पदार्थ, दूसरा जलाने वाला पदार्थ, दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से जो तीसरा जो पदार्थ बना है, जो नया पदार्थ बना है जल, उसका गुण इन दोनों से बिल्कुल अलग है, विपरीत है। और यह बनता है क्या, बुझाने वाला पदार्थ। तो इस प्रकार की कोई भी क्रियाएं होंगी तो उसको बोला जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो अब आप बता दीजिएगा कि जब जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, कि जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक नया पदार्थ का निर्माण करता है या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जब इधर पदार्थ जो है एक से अधिक होता है तो उसको हम लोग प्लस में, यानी कि इधर रासायनिक अभिक्रिया जिन पदार्थों के बीच में होता है अगर वह एक से अधिक हो तो प्लस के चिन्ह के साथ उसको लिखते हैं, या इधर बनने वाला पदार्थ भी एक से अधिक होता है तो प्लस के चिन्ह के साथ उसको हम लोग लिखते हैं। जो आगे चलेंगे तो और समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिकारक। अभिकारक अभिकारक या इसका एक और नाम है प्रतिकारक। प्रतिकारक अभिकारक या प्रतिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक या प्रतिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग लिए हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गया, अभिकारक हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, या अर्थात जिन जिन पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्पाद या प्रतिफल। इसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को होने से जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। जैसे यहाँ हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में अभिक्रिया हुआ है। अभिक्रिया होने से क्या बना है, जल बना है। तो यही जल क्या हो गया, उत्पाद हो गया। जल क्या हो गया, उत्पाद। तो आपसे पूछा जाए कि प्रतिफल या उत्पाद क्या है तो आप बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के होने से बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। यानी कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। तो 3 टॉपिक आप पढ़िए, रासायनिक अभिक्रिया,
उसके बाद अभिकारक, उसके बाद उत्पाद। उसके बाद हम लोग 4th पॉइंट में चलते हैं, समीकरण। समीकरण समीकरण क्या होता है? तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जिन अभिक्रिया में जिन पदार्थों के बीच अभिक्रियाएं होती है उस पदार्थों के नाम न लिखकर उसके संकेतों को लिखते हैं। यानी कि पूरे अभिक्रिया को हम लोग शब्दों में न लिखकर संकेतों में लिखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? समीकरण। जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से क्या बना है? H2O, जल बना है। तो इस रूप में संकेतों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का जो तरीका है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण। तो आपसे पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण क्या, तो आप बता सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को शब्दों में न लिखकर संकेतों में लिखते हैं तो इसी सांकेतिक रूप को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बात कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को शब्दों में न लिखकर संकेतों में लिखते हैं तो इसी सांकेतिक रूप का अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के सांकेतिक रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के सांकेतिक रूप को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब ये समीकरण दो तरह का होता है, एक संतुलित होता है और दूसरा असंतुलित होता है। तो संतुलित, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है। संतुलित, सबसे पहले देखते हैं संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में जितने भी तत्व हैं उस सबके परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जैसे यहाँ पर एक हम देखते हैं कि C+O2, इस अभिक्रिया को होने से क्या बनता है? CO2। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। इनकी परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन के 1 है और ऑक्सीजन के 2 है। इधर कार्बन के 1 है और ऑक्सीजन के 2 है, अर्थात तीर के दोनों तरफ, एरो के दोनों साइड, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जिसमें दोनों तरफ के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित। और जिसमें दोनों साइड के सभी तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी उसको बोला जाएगा असंतुलित। तो सबसे पहले अभी आप इतना जानिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आप बता सकते हैं कि वह ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, इनको द्रव्यमान भी बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर हो तो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं असंतुलित। असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो आप इसी बेस पर बता सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो वैसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर नहीं होती है तो वैसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है तो उस रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मतलब H2 है और O2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और दोनों के संयोग से या क्रिया से जल बना है। तो जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है लेकिन ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यानी कि इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन जब भी रासायनिक समीकरणों को लिखा जाता है तो उसको हम लोग संतुलित करते हैं। संतुलित क्यों करते हैं कि रासायनिक संयोजन का एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वह नियम से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान हमेशा उसकी प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद का भी होगा। इसीलिए रासायनिक समीकरणों को लिखने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं? संतुलित करते हैं।
तो नेक्स्ट आप संतुलित और असंतुलित जान गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, यह नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम या इसको सिद्धांत भी बोलते हैं। तो वह नियम या वह सिद्धांत जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, तो उस नियम को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। यानी कि वह नियम जिससे यह पता चलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान होता है वह हमेशा बराबर होता है। तो इसी नियम को या इसी सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण नियम या सिद्धांत कहते हैं। और इसी सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो फिर से आप सुन लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम या सिद्धांत क्या है। तो वह नियम या वह सिद्धांत जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। इसी नियम को द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उससे हमको कुछ आउटपुट यानी कुछ जानकारियां मिलती है, उसी को हम लोग इसके विशेषताएं या इसके गुण बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, प्रमुख विशेषता निम्न है। एक नंबर में हम लोग कह सकते हैं कि जब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों गैस है और दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से जो इसका प्रोडक्ट बना है वह क्या है, द्रव है, यानी कि वह तरल है, लिक्विड है। तो यहाँ ये गैसों के बीच में अभिक्रिया होने से जो नया पदार्थ बना है वह तरल बना है। तो यह अवस्था में क्या हो गया, इसका परिवर्तन हो गया। तो एक नंबर में हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन। कुछ अभिक्रियाओं में तापमान में भी परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन, या आप विधि भी बोल सकते हैं, तापमान में परिवर्तन। जैसे यहाँ हम चूना को CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालते हैं तो इधर बनता है CaOH का होल्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस प्रोडक्ट के साथ क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा। यानी कि जो इसका जितना ये तापमान होता है इससे इसका बहुत अधिक तापमान हो जाता है। तो तापमान में परिवर्तन या वृद्धि भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के एक संकेत है। उसके बाद होता है रंग में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो कभी कभी किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के रंग कुछ और होता है, और जब उसके बीच में अभिक्रियाएं होती है तो उसके रंग, जो प्रोडक्ट होता है उसका रंग कुछ और हो जाता है। जैसे आप जब किताब के अंदर के जब हम लोग पाठ प्रश्नों को पढ़ेंगे तो उसमें है कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जब Fe को डाला जाता है तब इससे FeSO4 बनता है, और विलयन का जो रंग है वह बदल जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाता है, इसका रंग जो है कॉपर सल्फेट का हल्का नीला होता है। क्या होता है, हल्का नीला होता है। जबकि आयरन सल्फेट जब बनता है तो इसका रंग जो है हल्का हरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है।
तो आप देखें कि रासायनिक अभिक्रिया को होने से रंग में भी परिवर्तन होता है। तो रंग में परिवर्तन हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वह है गैस का निकलना या उत्सर्जन। तो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो अक्सर रासायनिक अभिक्रियाओं से कुछ गैसें जो है उत्सर्जित होती है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो तब ये जो भी ये गुण दर्शाया गया है या बताया गया है, इसमें से अधिकांश वह उसमें होते हैं। तो गैसों का उत्सर्जन, जैसे अगर हम लोग यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ किसी भी धातु को अभिक्रिया जब कराया जाएगा तो ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और यहाँ से H2 गैस मुक्त होती है। इसके जगह पर हम कोई भी धातु ले सकते हैं, HCl और Na भी ले सकते हैं यहाँ Mg के जगह पर, तो बन जाएगा NS। यहाँ पर Na भी लिख सकते हैं सोडियम, तो NaCl बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और उधर से हाइड्रोजन Fe कोई भी धातु ले सकते हैं। तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो जरूरी नहीं है हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न हो, लेकिन गैस उत्पन्न होता है या अक्सर रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या हो गया, विशेषता हो गया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रमुख विशेषताएं या गुण क्या है, तो अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या वृद्धि, रंग में परिवर्तन तथा गैस का उत्सर्जन। एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि जब हम लोग कोई भी, अब यहाँ लिखा गया है अवस्था में परिवर्तन, तो पदार्थ जो है वह रासायनिक अभिक्रियाओं में 4 अवस्थाओं में वह अभिकारक के रूप में या उत्पाद के रूप में होते हैं। पहला जो इसका होता है वह होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। पहला जो होता है वह ठोस होता है। क्या होता है, सॉलिड। जब रिएक्टेंट अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में होता है, किस अवस्था में, ठोस, तो उसको हम किस चीज से सूचित करते हैं, S से, ठीक। और दूसरा होता है गैस। अगर वह किस रूप में हो, गैसीय अवस्था में हो तो उसको G से सूचित करेंगे। अगर वह तरल रूप में हो, किस रूप में हो, तरल नहीं, तो वह अर्थात वह किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में। किस रूप में हो, तरल या द्रव, कहिए द्रव रूप में, ठीक है। तो उसको हम लोग L से सूचित करते हैं। या एक घोल के रूप में होता है, किस रूप में, घोल के रूप में। तो घोल के रूप में जब होगा तो उसको लिखा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। किस रूप में हो, घोल के रूप में, इसको हम लोग सूचित करते हैं AQ से। तो जब रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाएगा तो जब कहेगा कि उसके अवस्था परिवर्तन के संकेतों के साथ लिखें, तब इसमें लिखना ज़रूरी होता है। जैसे अगर कहा जाए कि इसमें हम लोग लिखे थे H2, तो किस रूप में है, गैस, G लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद O2, ये किस रूप में है, गैस। अब इससे बना क्या, H2O, क्या बना, H2O। तो H2 तो ये हमारा तरल है, तो यहाँ क्या होगा, क्या लिखेंगे, अवस्था किस अवस्था में है, L, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। तो पदार्थ चाहे वह अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसकी अवस्थाएं इन्हीं चारों में से कोई होगा। जो भी अवस्था होगा तो हम उसके बगल में छोटे कोष्ठ में ऐसे S, G या L या AQ लिख लेंगे। तो इतना जो बताया गया इसको आप एक बार 2 बार पढ़िए, अपने से इसके नोट्स का प्रिपरेशन कीजिए, बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए। एक बार फिर से हम इतना को फास्ट रिवीजन करवा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया कि जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो वैसे क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद
अभिकारक या प्रतिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह अभिक्रिया है तो यही पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक या प्रतिकारक कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग देखें उत्पाद या प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। उसके बाद समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को जब शब्दों में न लिखकर संकेतों में लिखते हैं तो इसी सांकेतिक रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग शब्दों में लिखते तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब हम लोग लिखते हैं यहाँ जल। तो यहाँ हम लोग हाइड्रोजन शब्दों में न लिखकर उसको संकेत में क्या लिख दिए H2, और क्या ऑक्सीजन को O2 और जल को H2। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के सांकेतिक रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस और दूसरा जो है तो एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा। अर्थात अभिकारक में जो जो तत्व होंगे उसके जितने परमाणुओं की संख्या होगा उतना ही यदि परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी होगा तो वह क्या होगा, संतुलित होगा। यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। दूसरा असंतुलित, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कैसे समझेंगे कि द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, तो इधर जो भी तत्व, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो है लेकिन ऑक्सीजन 1 गो है। यानी कि इधर जो भी तत्व होगा उसकी परमाणुओं की संख्या जितनी होगी उतना इधर होगा तो वह संतुलित है। अगर उत्पाद में उतना उसकी संख्या नहीं होगा तो वह संतुलित नहीं, अर्थात वह असंतुलित है। उसके बाद आपको बताया गया द्रव्यमान संरक्षण नियम या सिद्धांत क्या होता है। तो रासायनिक संयोजन का यह एक नियम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अर्थात जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। अर्थात अभिकारक में जितने तत्वों की परमाणुओं की संख्या होगी उत्पाद में भी उन सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या उतना होना ही है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण नियम। और इसी सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण को संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो वह सिद्धांत या वह नियम जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। तो इसी सिद्धांत या नियम को द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। उसके बाद आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या होती है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसके कुछ गुण होते हैं या कुछ आउटपुट होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो क्या है, तो अवस्था में परिवर्तन, यानी कि अभिकारक का अवस्था कुछ और होगा और उत्पाद का द्रव्य की अवस्था कुछ और हो सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या वृद्धि। तो तापमान में यहाँ जैसे बताया गया आप लोगों को कि जब हम लोग कली चूना को CaO को H2O में डालते हैं तो CaOH का होल्ड वैसे यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो तापमान में क्या होता है, परिवर्तन। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देख लिए, तापमान में परिवर्तन। उसके बाद रंग में परिवर्तन। यहाँ आपको बताया गया कि CSO4 में जब लोहे के कील को डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, अर्थात रंग में भी परिवर्तन होता है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के होने पर अक्सर गैसों का उत्सर्जन भी होता है। जैसे यहाँ HCl और Mg को दिखा दिया गया, अभिक्रिया के होने से H2 गैस मुक्त हो रहा है। कभी H2 कभी CO2 कभी क्लोरीन कोई भी गैस मुक्त हो सकता है। तो ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं रासायनिक अभिक्रिया के होने से। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना आपको ये बताया गया होगा इसको आप बेहतर ढंग से आप इसको लिख लेंगे, और एक बार 2 बार जब इसको पढ़िएगा तो आप लोगों को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको आप भूलिएगा भी नहीं। ठीक, तो आप अच्छे ढंग से जब समझ के पढ़िएगा तो भूलना को भूल जाइएगा। आगे हम लोग इससे पढ़ते, अब इसके बाद आगे चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है। तो आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया जा रहा है। और जो भी जहाँ भी दिक्कत हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसको आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ऑफलाइन कोचिंग में आने पर भी अपनी समस्याओं को सॉल्व करा सकते हैं।
तो आगे हम आपको बता रहे हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयोजन, या इसका एक और नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो उस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा। यानी कि अभिकारक मिनिमम दो होंगे या दो से अधिक हो सकते हैं, और उनके बीच में अभिक्रिया होने से कै गो पदार्थ बनेगा, एक बनेगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे वहाँ जो लिखा गया था H2 + O2, क्या लिखे थे, H2 + O2, क्या बना था, H2O। और भी इसका हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, C + O2, क्या बना, CO2। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं, क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसके साथ क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि रिएक्टेंट अभिकारक 2 2 2 है, ठीक, और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बना है वह एक है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, संयोजन या संश्लेषण। आप एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं अपघटन या वियोजन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन या वियोजन। तो इसके विपरीत होता है, इसमें क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया, इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर या खंडित होकर या क्रिया करके दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो बनता है CaO + CO2। ये जो H2O है, इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या, विद्युत धारा, तो H2 और O2 में ये क्या होता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ खंडित होकर या क्रिया करके या अपघटित होकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस संयोजन में क्या होता था, दो या दो से अधिक आपस में क्रिया करके एक बनाता था, वियोजन में एक खंडित होकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ आपस में क्रिया करके या खंडित करके दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर में विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग एकल विस्थापन भी कहते हैं,
एकल विस्थापन। बच्चों ध्यान से आप इसको समझिए। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर इसी को हम यहाँ पर आपको बेहतर ढंग से समझा देते हैं। देखिए CuSO4 प्लस Fe, ये CuSO4 जो है वह घोल है। इसको आप ऐसे AQ भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। CuSO4 किस रूप में है तो AQ के रूप में है। AQ मतलब घोल, ठीक है। उसमें हम लोग लोहे के टुकड़े को डालते हैं जिसको कील भी बोला जा सकता है। तो लोहा का टुकड़ा क्या होगा, ठोस होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, S, ठीक है। और इसमें अभिक्रिया जब होता है तो Fe जो है वह ज़्यादा क्रियाशील है, किससे, Cu से। तो ज़्यादा जब अभिक्रियाशील है तो क्रियाशीलता की दृष्टि से वह जब भी दोनों के बीच में अभिक्रिया होगा तो Fe जो है वह Cu को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी कि जो मजबूत होता है वह अपने से कमज़ोर वाले को उसको पोजीशन से उसको हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो Fe जो है वह Cu को क्या करेगा, विस्थापित करके क्या बनाएगा, FeSO4। क्या बना दिया, FeSO4 का। ये किस रूप में है, घोल के रूप में। और ये Cu बाहर आ जाएगा, यह किस रूप में हो जाएगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा। तो CuSO4 AQ के रूप में, Fe S के है, FeSO4 AQ हो गया, और Cu यानी कि कॉपर S हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि Fe जो है वह ज़्यादा क्रियाशील है, किससे, Cu से। तो वह Cu को उसके विलयन से, उसके यौगिक से क्या किया, विस्थापित कर दिया और उसका स्थान खुद ही ले लिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ज़्यादा क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके, उसके यौगिक से, यानी कि ये ज़्यादा क्रियाशील है, इसके यौगिक से Cu को क्या किया, हटा के उसके स्थान पर आ गया है, तो उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, फिर से आप समझ लीजिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व जो है अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कि उसके स्थान पर खुद को स्थापित कर लेता है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, एक बार फिर से बता देता हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 प्लस Fe, तो Cu को Fe यहाँ से विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया है। अगर हम लोग इससे भी ज़्यादा FeSO4 और Fe से ज़्यादा क्रियाशील जैसे Zn होता है, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो जो हाल ये Fe ने Cu को किया था वही हाल अब इसके साथ होने वाला है। और Zn जो है इसको क्या करेगा, विस्थापित करके जिंक जो है वह क्या बनाएगा, ZnSO4। ये बेचारा जो हाल किया था Cu का उसी के जैसा Fe का हो गया, यानी कि Fe जो है विस्थापित होकर अलग चला गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्थ रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन, इसको उभय विस्थापन भी बोलते हैं। क्या, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। उभय विस्थापन, एकल विस्थापन में एक जगह से एक यौगिक से तत्व जो है विस्थापित होता था और उसके जगह पर दूसरा आके स्थापित हो जाता था। यह एक यौगिक और एक तत्व में होने वाला अभिक्रिया था। जबकि द्वि विस्थापन में हो दो यौगिकों के बीच में अभिक्रिया होगा। जैसे आप देखिए, एक मैं ले लेता हूँ उदाहरण, सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट का ये सूत्र होता है Na2SO4। अगर अवस्था परिवर्तन के संकेत के साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये AQ के रूप में होता है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड, क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी AQ के रूप में होता है। दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगा तो बनेगा BaSO4, ठीक है।
क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। ये अवक्षेप बनता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग अवक्षेप क्या होता है। ये एस के रूप में होगा यानी कि ठोस होगा, और बन जाएगा क्या, NaCl, NaCl। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो यौगिक है, एक सोडियम सल्फेट और दूसरा बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट, ये Ba जो है बेरियम, ये इसके स्थान पर आ गया, किसके स्थान पर, Na के जगह पर आ गया है, तो बन गया है क्या, BaSO4। और इसके Ba के स्थान पर क्या आ गया है, Na आ गया है, तो बन गया है NaCl2। तो हम लोग इसको, ये जो Cl है या SO4 है, इसको क्या बोलते हैं, आयन। क्या बोलते हैं, आयन या मूलक। तो इसका उसके साथ और उसका इसके साथ आ गया, तो दोनों में जब लेन देन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आदान प्रदान। यानी कि इसको, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से, तो कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयन या मूलक का आदान प्रदान करके दो नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयन या मूलक का आदान प्रदान करके भिन्न गुण वाला दो नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयन, चूंकि दो गो आयन है तो हम लोग आयनों बोल दें, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों या मूलकों का आदान प्रदान करके भिन्न गुण वाला दो नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह हमेशा दो यौगिकों के बीच में होता है। क्या होता है, दो। तो एकल विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर क्या हो जाएगा, तो एकल विस्थापन एक तत्व और एक यौगिक के बीच में अभिक्रिया होती है, और इसमें यह अभिक्रिया दो यौगिकों के बीच में होता है। ठीक है, तो हम लोग ये चार अभिक्रिया के प्रकार में फोटेस्ट पढ़ी, क्या, संयोजन या संश्लेषण, अपघटन या वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। उसके बाद यहीं पे थोड़ा सा हम आगे समझ लेते हैं अवक्षेपण। क्या, अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो जिस भी रासायन अवक्षेपण, अवक्षेप का मतलब होता है बिना मतलब नहीं घुलने वाला पदार्थ। तो जो जिस रासायनिक अभिक्रिया के होने से कोई ऐसा पदार्थ बने जो घुलने वाला नहीं हो, तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, अवक्षेपण। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से या जिसके फलस्वरूप या जिसके द्वारा कोई अवक्षेप, क्या, कोई अवक्षेप, अवक्षेप को मतलब अघुलनशील, अघुलनशील पदार्थ, यानी कि वह किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने से ऐसा पदार्थ बने जो घुलने वाला नहीं हो, तो वह उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया बोला जाएगा। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर है हमारा ये यही समीकरण का हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये BaSO4 जो बना है, ये या दही के समान, ये बेरियम जो सल्फेट बना है यहाँ पर, यह अघुलनशील पदार्थ है। वह वाइट होता है, दही के जैसा होता है, वह बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है। वह कितना हो इसको आप मिलाएंगे, वह घुलता नहीं है। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट का आप जो रिएक्शन दिए हैं, इसका आप अवक्षेपण में भी दे सकते हैं। क्या, अवक्षेपण में इसको दे सकते हैं। तो यह हमारा अवक्षेप है। क्या, अवक्षेप, अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप समझ गए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसके होने से कोई अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उदासीनीकरण। क्या, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया
हम लोग वैसे अपक्रिया कहते हैं जिसमें लवण और जल बनता है, और यह जब अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रियाएं होती है, जैसे यहाँ पर देखिए अम्ल, क्या बोले अम्ल, जैसे अम्ल हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बीच में जब अभिक्रिया होगा तो बनेगा NaCl, NaCl क्या है, लवण है, और क्या बनेगा H2O। इसके जगह पर आप दूसरे धातु भी लगा सकते हैं, जैसे HCl है, और हम यहाँ क्या लगा दें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह क्षार है, जब इसके बीच में अभिक्रिया होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2, ठीक है, और क्या बनेगा, जल बनेगा। इस पर आप कोई भी अम्ल और कोई भी क्षार ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में यहाँ अम्ल है और ये क्षार है, जब अभिक्रिया होता है तो अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इसीलिए इसको उदासीनीकरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब अम्ल और क्षार में यानी कि समान, जब अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होता है तो अम्ल जो है क्षारक के गुणों को नष्ट कर देता है, और क्षार जो है अम्ल के गुणों को, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब अम्ल क्षारक और लवण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही विस्तार ढंग से इसको पढ़ा जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ इतना ही बारे में जान जाइए। अभिक्रिया के एक प्रकार के रूप में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं उदासीनीकरण। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो उस क्रिया को या उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ये इन समीकरणों को देख सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग 6 प्रकार के पढ़ लिए। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, ऑक्सीकरण तथा अवकरण के बारे में कुछ। क्या? ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ऑक्सीकरण तथा अवकरण। 7वां ऑक्सीकरण, इसका एक और नाम है उपचयन। क्या? उपचयन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता हो या हाइड्रोजन की कमी होती हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन। जैसे क्या बोले? ऑक्सीजन का योग होता हो, जैसे C+O2, तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग होने से क्या बनता है? CO2 बनता है, ठीक है। क्या बनता है? CO2। तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। तो जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में, ये तत्व है इसके जगह पर यौगिक भी हो सकता है, उसके साथ ऑक्सीजन का योग हो या उसमें से हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो। क्या हो? हाइड्रोजन की कमी हो। जैसे आप दे सकते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके बीच जब आयोडीन के बीच में अभिक्रिया होता है तो ये बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनता है? और यहाँ से सल्फर अलग हो जाता है। किसके बीच में अभिक्रिया होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन के बीच में जब अभिक्रिया बनता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और यहाँ सल्फर जो है अलग हो जाता है, यानी कि विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ इसमें से हाइड्रोजन, देखिए H2S में इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ सल्फर अलग हो गया, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो इस यौगिक से हाइड्रोजन का क्या हो गया? कमी हो गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ऑक्सीकरण या उपचयन का। इसका और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे याद आने देते हैं फिर आगे देखेंगे। तो आप समझ गए ऑक्सीकरण या उपचयन क्या है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का कमी हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन बोलेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का कमी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन बोलेंगे। 8वां नंबर में हम देखते हैं, क्या? अवकरण। अवकरण, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। अपचयन, अपचयन, ठीक है।
इसके विपरीत हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन की कमी हो। क्या इसमें बताया गया कि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन के ह्रास हो, कमी हो, तो उसको ऑक्सीकरण। इसी के विपरीत वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का कमी हो या हाइड्रोजन का योग हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? अवकरण या अपचयन। जैसे CuO, ठीक है, इसमें क्या है? कॉपर और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया होने पर Cu प्लस H2O हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें Cu के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इस यौगिक से ऑक्सीजन का कमी हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? अवकरण या अपचयन। अवकरण या अपचयन। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ H2 है और यहाँ H2 के साथ यहाँ क्या आ गया है? ऑक्सीजन आ गया है। तो इसमें ऑक्सीजन का यहाँ इसके साथ योग हो रहा है, तो यहाँ पर इसी पर अभिक्रिया में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ अभी हम आपको बता रहे हैं अवकरण या अपचयन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का कमी या हाइड्रोजन का योग हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकरण। जैसे अगर हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में अभिक्रिया होगा तो यह हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ हाइड्रोजन आयोडीन के साथ हाइड्रोजन का क्या हुआ है? योग हुआ है। हाइड्रोजन के साथ आयोडीन के साथ हाइड्रोजन का योग हुआ है। तो हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन की कमी हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? अवकरण या अपचयन। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का कमी या हाइड्रोजन का योग हो, तो उसको अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसका समीकरण हम यहाँ 2-3 ठो आपको बता दिए हैं। उसके बाद 9 नंबर में हम लोग देखते हैं 9 नंबर में रेडॉक्स। क्या? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो आप समझिए कि उपचयन और अपचयन पढ़ लिए, तो इसको भी पढ़ लिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों रिएक्शन जो है एक साथ होती है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, उसी को बोला जाता है क्या? रेडॉक्स। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। रेडॉक्स। रेडॉक्स। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की क्रियाएं क्या हो? साथ साथ हो, उसको रेडॉक्स। जैसे CuO प्लस H2 बन गया H2O प्लस Cu। यहाँ आप देखिए, यहाँ कॉपर है, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया? कमी हो गया। तो ये हो गया अवकरण। अवकरण। और यहाँ देखिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का इसमें योग हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। और दोनों क्रियाएं एक साथ हुई है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स। तो आप इतना समझ गए। थोड़ा सा 1-2 प्रकार और है, उसको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग किताब के प्रश्नों को देखेंगे। तो रेडॉक्स समझ गए, तो इसको हम मिटा देते हैं और आगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग का बेसिक जितना चीज़ इसमें पढ़ना है लगभग हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लिए, सिर्फ एक ही वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिए और अपने से सब परिभाषाओं को लिखने का प्रयास कीजिए। 10 नंबर में मैं आपको बता रहा हूँ क्या? ऊष्माक्षेपी। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? वह ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से प्रोडक्ट के साथ यानी कि उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या उत्पन्न हो? ऊष्मा उत्पन्न हो, उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। जैसे आपको बताया गया यहाँ, चाहे C+O2 किसी भी
वस्तु को जब जलाते हैं, हम लोग जलाते हैं, तो उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और उसके साथ क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा। ऊष्मा क्षेपी का क्रिया, ये उदाहरण हो गया। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब हम लोग क्या जल में डालते हैं H2O में, तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस और इसके साथ ऊष्मा। तो यही है क्या, ऊष्मा क्षेपी। इस प्रकार के कोई भी जो भी रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए आप, उसमें अगर ऊष्मा उत्पन्न हुआ होगा तो वह किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी का। ठीक है। अब आप कहीं बोले कि सर ये तो संयोजन हो जाएगा, तो संयोजन तो है ही, लेकिन इसमें ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ये संयोजन के साथ साथ ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। वो संयोजन हो, वियोजन हो, विस्थापन हो या कल विस्थापन किसी भी प्रकार का हो, यदि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा तो वह क्या कहलाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा आप अपने मन से लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ क्या उत्पन्न हो रहा हो, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा हो, तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग 11 नंबर में देख रहे हैं ऊष्मा शोषी। क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी तो वह अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करके पूरा होती है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के लिए, जिसमें क्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बिना ऊष्मा का वह पूरा नहीं होगी, तो उसको बोला जाएगा ऊष्मा शोषी। जैसे आपको बताया गया CaCO3, इसको जब तक इसको गर्म नहीं करेंगे, ऊष्मा नहीं देंगे, तब तक यह टूटेगा नहीं, और अर्थात यह अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोला जाएगा, ऊष्मा शोषी। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा देने पर पूरा होती है, या ऊष्मा को शोषित करके या ऊष्मा का अवशोषण करके पूरा होती है, उसको बोला जाएगा क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करके पूरा होती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। तो इन सारे जितने भी टॉपिक आपको बता दिया गया, यह इस चैप्टर का बेस है। ये सब को आप बेहतर ढंग से आप एक बार 2 बार पढ़िए और अपने से इसके नोट्स का प्रिपरेशन कीजिए, बनाइए।